हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंडियन पीनल कोड सीरीज। हमारा टॉपिक चल रहा था थेफ्ट का और हमने सेक्शन 379 तक कवर कर लिया था। हमने थेफ्ट की पनिशमेंट देख ली थी। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि सेक्शन 379 भले ही कॉग्निजेबल है, भले ही नॉन बेलेबल है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर का है, यानी कि पार्टीज अगर आपस में सेटलमेंट करना चाहें तो वो कर सकती हैं। ठीक है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, याद रखना ये वाली बात। जबकि एक्सटॉर्शन में जब हम बात करेंगे वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो जाता है। ओके, अब टॉपिक आता है लार्सनी और थेफ्ट का। लार्सनी कुछ नहीं है, इंग्लिश लॉ में थेफ्ट को लार्सनी कहा जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है लार्सनी और थेफ्ट के बीच में। पहला डिफरेंस ये है कि लार्सनी के अंदर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, वो ओनर के पास होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ओनर के पास नहीं है, किसी और के पास है, तो फिर लार्सनी कमिट नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। थेफ्ट के अंदर आप किसी के पास भी पोजीशन में थी, उसकी पोजीशन से आप बिना उसके कंसेंट के डिसऑनेस्टली अगर आप लेके जा रहे हो, थेफ्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अंडर इंग्लिश लॉ ऑफ थेफ्ट देयर कैन बी नो थेफ्ट प्रॉपर्टी अनलेस इट इज अ प्रॉपर्टी विद एन ओनर, बट अंडर इंडियन लॉ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी शुड नेसेसरीली हैव एन ओनर। इट विल बी सफिशिएंट इफ इट इज इन समवन्स पोजेशन। दूसरा पॉइंट कि जो आप लार्सनी के अंदर अगर आप ओनर के कंस्ट्रक्टिव पोजीशन से लेकर चल जाओ, चाहे आप एक्चुअल पोजीशन से लेकर चल जाओ, कहीं से भी लेकर चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेके जाओ। मेन बात यह है कि आपको लेके जानी है। यहां इंडियन लॉ में क्या है कि यहां पर अगर आप सिर्फ मूव कर देते हो प्रॉपर्टी को, उतना ही काफी है। ठीक है, मेयर मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इज एनफ। थर्ड पॉइंट क्या है, लार्सनी के अंदर जब भी आप लेके जाते हो ना, तो परमानेंट टेकिंग होनी चाहिए। लेके गए हो तो वापस नहीं लेकर आनी। अगर टेम्परेरी लेकर आ रहे हो तो लार्सनी नहीं होगा। थेफ्ट के केसेस में क्या होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टेकिंग जो करो परमानेंट नेचर की हो आपकी। अगर आप मेयरली मूव भी कर देते हो, सिंपल टेम्परेरी पर्पस के लिए लेके जाते हो, तो भी थेफ्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब हमारा टॉपिक आता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो देखो, whoever commits theft in any building, any tent or any vessel, such building, such tent or vessel is used as human dwelling or for the custody of property। अगर वो बिल्डिंग, अगर वो टेंट, अगर वो वेसल ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, यहाँ पे लोग रहते हैं या वहाँ पे प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती है, तो अगर वहाँ आप चोरी करते हो तो सज़ा 3 साल नहीं है बॉस, सज़ा है आपकी 7 साल तक की सज़ा है, और साथ में फाइन अलग से। अब इतनी ज़्यादा पनिशमेंट क्यों? कहा जाता है कि यार जहां आप रह रहे हो, जिस जगह जो आपका घर है या जहां पे आपने अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करके रखी है, आप वहां पे बिलीव करते हो कि आपकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सिक्योर है वहां पे, या आप वहां पे सबसे ज़्यादा सिक्योर हो। और अगर कोई वहां पे थेफ्ट करता है, वहां पे कोई क्राइम करता है, तो पब्लिक को डर जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। जब ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो इसीलिए सज़ा भी ज़्यादा हो गई है। तो जितने भी जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो लॉर्ड मैकॉले हैं, उन्होंने यही सोचा कि यार ये ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है, इसीलिए इसकी पनिशमेंट भी सीरियस नेचर की होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ तो कोई चोरी ना करे, यहाँ तो कोई क्राइम ना करे। ओके, तो पहला टॉपिक आता है whoever commits theft in any building। तो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या बिल्डिंग मतलब सिर्फ फ्लैट अपार्टमेंट्स वगैरह? नहीं, बिल्डिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको कुछ प्रोटेक्शन तो देता है। मान लो आपने एक शेड बना दिया, वो फिक्स्ड, वो रहना चाहिए, फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अब आपने एक शेड बना दिया है, उसके अंदर ना आपने क्या कर रखा हुआ है, भैंसों का भूसा रखा हुआ है, हे स्टैक्स रखे हुए हैं, हे होता है भूसा, हे स्टैक्स रखे हुए हैं आपने। अब वो अगर कोई चोरी करके लेके जाए तो क्या करोगे? थेफ्ट इन अ बिल्डिंग। तो कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, अगर कोई हल्की सी प्रोटेक्शन दे रहा है ना कि वहां पर नीचे प्रॉपर्टी कस्टडी में पड़ी है, वहां लोग रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी, बस वो क्या होनी चाहिए, वो एक फिक्स्ड नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी हल्का सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके नीचे आप या तो सिक्योर्ड हो या आपकी प्रॉपर्टी कस्टडी में रखी गई है। जैसे एग्जांपल, रेलवे का वेटिंग रूम या क्लॉक रूम, जहां पे आपके गुड्स पड़े रहते हैं, क्लॉक रूम होता है ना, बैग वगैरह रख के जाते हो। गुरुद्वारे के अंदर जब आप चप्पल जूता घर में रख के जाते हो, तो वो क्या है? वो बिल्डिंग है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी को जो वहां पे कस्टडी में पड़ी है। अब बिल्डिंग रूफ, जो मोंटी होती है घर पे, छत पे एक मोंटी सी भी नहीं होती टंकी के नीचे, तो वो क्या है? वो भी बिल्डिंग है, क्योंकि वहां पर आप आर्टिकल स्टोर कर रहे हो, जो कि एज अ कस्टडी की तरह काम कर रहा है। उस जो जगह जो है एज अ कस्टडी की तरह काम कर रही है जहां पे वो प्रॉपर्टी पड़ी है। ओके, अब बात करते हैं वेसल के बारे में। देखो, वेसल जो शब्द है वो सेक्शन नंबर 48 आईपीसी में डिफाइंड है।
ये कहता है कि ऐसा कोई भी चीज जो कि एक जगह से आपको दूसरी जगह शिफ्ट करे, कोई कन्वेयंस, ज्यादातर वेसल जो है शिप्स में यूज होती है बाय द वे ऑफ वाटर, ठीक है। तो एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेयंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी। तो जो रास्ता है वो वाटर के ऊपर से आप एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर रहे हो बेसिकली, तो आपकी शिप वगैरह हो गई, वो सारी क्या हो गई, वेसल्स हो गई। अच्छा, गाड़ियों में अगर चोरी करनी है, बसों में अगर चोरी करनी है, या फिर कोई मूविंग जगह है, जैसे एग्जांपल एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर मैंने ना छोटा सा मंदिर बना दिया, जैसे गौशाला वाला मंदिर नहीं होता, देखा होगा आपने, गाय की रोटी दे दो जी, गाय की रोटी दे दो। वहां से अगर मैंने मान लो चंदा चुरा लिया या कुछ भी कर लिया, तो वहां वो किस में आएगा, क्या वो वेसल में आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कन्वेंस तो सिर्फ वाटर से हो रही है, तो वो आएगा टेंट के अंदर। टेंट मतलब कोई भी मूवेबल नेचर की चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो मूवेबल नेचर की है, उसके ऊपर से अगर वो जगह, वो जो चीज है टेंट, अगर वो उसके ऊपर आप कस्टडी रखते हो प्रॉपर्टी की, या जैसे आप मान लो गाड़ी में जा रहे हो, आप गाड़ी में अपना वॉलेट भूल गए या लैपटॉप भूल गए, कोई बंदा गाड़ी में आया, उसने क्या कहते हैं गाड़ी का लॉक खोला और वो लैपटॉप उठा के ले गया, तो गाड़ी क्या होगी, टेंट होगी, और वो वॉलेट क्या होगा, वो कस्टडी, वो प्रॉपर्टी होगी जो कस्टडी में पड़ी है उस टेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम ऐसे ट्रीट कर लेंगे। चलिए, अब आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 381। तो सजा कितनी थी इसकी, सेक्शन नंबर 380 की 7 साल तक की सजा थी और फाइन अलग से था। अब बात करते हैं 381 के अंदर, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। देखो यहाँ पर ना वाइफ भी आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्लर्क और सर्वेंट लिखा है, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा एक इन्होंने नहीं करा डालने की कोशिश, बट फिर भी अगर हम इंटरप्रेट करते तो आ जाता। बट हम मान के चलते हैं कि क्लर्क और सर्वेंट के लिए ही लिमिटेड है ये। अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट, देखो इनको बेसिकली हम ना प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी इनको हम देते हैं, और इनके लिए बहुत आसान होता है प्रॉपर्टी को चुराना, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं ये मालिक के। तो whoever being a clerk or servant और whoever being employed in the capacity of a clerk or servant, अगर एक क्लर्क और सर्वेंट है या किसी को अभी एम्प्लॉय करा गया है कि तुम क्लर्क बन जाओ या तुम सर्वेंट बन जाओ कुछ टाइम के लिए, अब वो बंदा चोरी करता है वो प्रॉपर्टी की जो कि उसकी मास्टर की पोजीशन में थी, जो कि उसके एम्प्लॉयर के पोजीशन में थी। मैं एक मास्टर हूं, मेरा सर्वेंट मेरी प्रॉपर्टी लेकर चला गया, चोरी करके निकल गया, ठीक है, या मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मेरा क्लर्क जो है वो मेरी प्रॉपर्टी चुरा के भाग गया, तो ऐसे केस में तो सजा कितनी है, वही 7 साल तक की सजा है और फाइन अलग से, ठीक है। ओके, देखो, अ सर्वेंट और क्लर्क हैज एन ईजियर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टीलिंग देन अदर पर्सन्स वुड। इनके पास ईजियर अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए इनको थोड़ा सा पनिशमेंट हार्श दी है हमने। इन ऑर्डर टू ब्रिंग सेक्शन 381 इन प्ले, it is necessary for the prosecution to prove not only the essential elements of theft but also that the accused was a clerk or a servant employed in a capacity of a clerk or servant, and he has removed the movable property out of the possession of his master or employer। ठीक है, ठीक है, तो उसने या तो सर्वेंट था या वो क्लर्क था या वो एम्प्लॉयड था, सर्वेंट की कैपेसिटी में, क्लर्क की कैपेसिटी में, और उसने मूवेबल प्रॉपर्टी मास्टर की पोजीशन से, एम्प्लॉयर की पोजीशन से रिमूव करी। अच्छा, अगर पहले उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, मान लो एम्प्लॉयर ने क्लर्क को चेक दिया कि जाके बैंक में डाला, उस चेक ने उसने चेक को विड्रॉ करा और पैसे खा गया, तो अब बताओ क्या होगा, क्या वो थेफ्ट होगा? नहीं, वो होगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, क्योंकि पोजेशन तो पहले से क्लर्क के पास है, पोजेशन सबसे पहले मास्टर के पास होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के पास होनी चाहिए, तभी उस पोजेशन से निकाल के थेफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स तो पूरे हों तभी तो लायबल होगा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब एक अमेंडमेंट आई है, हरियाणा के अंदर अमेंडमेंट आई है, 379A बना है स्नैचिंग के ऊपर। इसमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है, तो whoever with intention to commit theft, ठीक है, whoever with the intention to commit theft, theft के एसेंशियल होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स पूरे, क्या है, सडनली, क्विकली, फोर्सिबली, सडनली भी है या तो क्विकली है या फोर्सिबली है, सीज करता है, सिक्योर करता है या ग्रैब करता है। अब फोर्सिबली कोई ग्रैब करे तो वो रॉबरी के एसेंशियल होता है, ना कि थेफ्ट के, ठीक है, क्योंकि फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। चलो, फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज फिजिकल पोजेशन, एनी पर्सन और फ्रॉम हिज फिजिकल पोजेशन, ये क्या बात बनी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड मेक्स और अटेम्प्ट्स टू मेक एस्केप। अच्छा, ये एस्केप होना भी साथ में जरूरी है, ठीक है, विद सच प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट स्नैचिंग। ओके, अच्छा, अब whoever attempts to commit snatching shall be punished with rigorous imprisonment for a term which is not less than
5 ईयर्स बट में एक्सटेंड्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। और साथ में फाइन हो सकता है जो एक्सटेंड हो सकता है 25,000 रुपये तक का, ओके। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी 25,000 से नीचे की भी है तो भी आपको 25,000 का फाइन मतलब आपको मिल सकता है, लेकिन ये शायद फाइन सरकार को जाएगा या फिर आपको विक्टिम को जाएगा, तो ये बड़ी सोचने की बात है, ठीक है। तो whoever commits snatching shall be punished with rigorous imprisonment for a term which is not less than 7 years। मिनिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट है। अगर आपने कर दिया और आपने अटेम्प्ट करा तो मिनिमम 5 ईयर्स की पनिशमेंट है, मैक्सिमम 10 साल तक की है। और इसके अंदर क्या है, मिनिमम 7 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, ठीक है। और फाइन कितना होगा, 25,000 तक का फाइन होगा, ओके। अच्छा अब आगे सुनो, whoever after committing और attempting to commit snatching, कमिट करने के बाद या अटेम्प्ट करने के बाद, अब हर्ट कॉज कर रहा, कमिट कर दी उसने, स्नैचिंग कर दी कमिट, उसके बाद हर्ट कॉज कर रहा है, ठीक है। अब तो करते हो तो भाग गया था, वो तो एस्केप कर गया था, तो अब कैसे करेगा, अब हर्ट कैसे करेगा, वो तो भाग गया था। लेकिन चलो कोई नहीं, whoever after committing snatching causes hurt, wrongful restraint of fear of hurt or fear of hurt in order to affect its escape। अच्छा, एस्केप को अफेक्ट देने के ऑर्डर में स्नैचिंग करने के बाद वो बंदा हर्ट करता है या वो बंदा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, तो अब सजा कितनी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड्स टू 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स एडिशन के अंदर है जो ऊपर हमने देखा था, तो 7 और 3 हो गए 10 या 10 और 3 हो गए 13, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 379B, स्नैचिंग आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन। आफ्टर प्रिपरेशन अगर आप करते हो, देखो, whoever commits or attempts to commit having made preparation for causing death, hurt, restrain, fear of death, hurt, restrain। अब ये रॉबरी में आ जाता है कि अगर आपने हर्ट कॉज कर दिया या फिर आप प्रिपरेशन कर कर आए हो या आपने असॉल्ट भी कर दिया, बेसिकली उस बंदे को फियर हो जाएगा इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट डेथ का, तो शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा बीच में, बट चलो कोई नहीं। तो कमिट्स, अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेन, fear of death, hurt, restraint to any person in order to the committing of such snatching, in order to the retaining of property taken by such snatching। अगर आप स्नैचिंग करने के लिए आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो या स्नैचिंग करने के बाद उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए आप ये स्नैचिंग कर रहे हो, तो सजा कितनी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 25,000 रुपीज। तो 7 या 10 साल की सजा अलग से है, स्नैचिंग की सजा अलग से है, इसकी सजा अलग से, ओके। तो ये था हमारा स्नैचिंग का टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 382 के बारे में, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। अगर आप थेफ्ट करते हो, देखो एक हमने असॉल्ट भी पढ़ा था, इन ऑर्डर टू अटेम्प्टिंग ऑफ थेफ्ट ऑफ थिंग वेयर और कैरिंग बाय द पर्सन, याद होगा आपको, सेक्शन नंबर 356 में, हाँ चेक कर लेना, 356 है या 355 है, रुको बताता हूँ, हाँ जी 356, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप प्रिपरेशन करते हो, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन, यहाँ पे आप असॉल्ट नहीं कर रहे, आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर कर आए हो डेथ कॉज करने की, हार्ट कॉज करने की, रिस्ट्रेन कॉज करने की, और अगर आपने असॉल्ट कर दिया तो सजा अलग से है, यहाँ पर सजा अलग से है, ठीक है। तो उसको आप कनेक्ट कर लेना 356 के साथ, 356 के साथ, उसकी सजा अलग है, इसकी सजा अलग है। तो अगर आप प्रिपरेशन करके आए हो डेथ करने की, हर्ट करने की, रिस्ट्रेन करने की, या फियर ऑफ डेथ करने की, हर्ट करने की, रिस्ट्रेन करने की, किसी पर्सन को, ताकि आप थेफ्ट कर सको, ताकि आप थेफ्ट करके एस्केप कर सको, ताकि आप थेफ्ट कर सको, ताकि आप एस्केप कर सको, या और प्रॉपर्टी को रिटेन कर सको जो आपने थेफ्ट में ली है, तो सजा आपको रिगरस पनिशमेंट है, रिगरस पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स, और साथ में फाइन तो लगेगा। और यहाँ पे कितनी थी आपकी, यहाँ पे सजा 2 साल तक की थी। असॉल्ट करा आपने, क्रिमिनल फोर्स करा आपने 2 साल, प्रिपरेशन कर कर आए हो डेथ करने की, हर्ट करने की या फियर करने की 10 साल अलग, फिर चोरी करी 3 साल अलग, ठीक है। और अगर घर में चोरी करी तो 7 साल अलग, बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है थेफ्ट, याद रखना इसको, ओके। चलो एग्जाम्पल देखो, ए जो है थेफ्ट कमिट करता है ऑफ प्रॉपर्टी इन जेड पोजिशन, एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट, having provided this pistol for the purpose of hurting Z, in case Z should resist। अगर Z मेरे को हाथ लगाने की कोशिश करेगा ना, मेरे पास लोडेड पिस्टल है, डरा दूंगा उसको मैं। तो यहाँ पर ए ने क्या करा, ऑफेंस करा प्रिपरेशन वाला, वो प्रिपरेशन कर कर आया है, और अगर उसने सिर्फ गन दिखा दी, उसको असॉल्ट हो गया,
असॉल्ट तो हो ही गया ना, वो मूव कर गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया, तो ये सजा अलग है, वो सजा अलग है जो हमने पढ़ी 356 के अंदर। और फिर अगर वो प्रॉपर्टी ले लेता है तो फिर वो रॉबरी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंट हर्ट दिखा रहा है, इंस्टेंट फियर दिखा रहा है ना, तो फिर वो रॉबरी में काउंट हो जाएगा। अभी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, चिंता ना करना। ए पिक्स जेड्स पॉकेट, अब ए जो है जेब कतरा है और ए जो है जेड की पॉकेट मार लेता है। हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस, उसने बोला कि अगर मैं देखता हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर, तुम ना प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना और क्या करना, मैं ना पॉकेट मार के आऊँगा, अगर उसने मेरा पीछा करा तो तुम 3-4 लोग हो, उसको आराम से कोने में ले जाना और मस्त मारना और मैं बच निकलूंगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कर कर आया है उसको हर्ट कॉज करने की या रॉन्गफुल रीस्ट्रेन करने की, ताकि ए को पकड़ा जा सके और जेड आराम से पॉकेट मार ले, सॉरी जेड को पकड़ा जा सके और ए आराम से निकल जाए। तो यहाँ पर ए ने क्या करा, ए ने ये ऑफेंस करा है प्रिपरेशन वाला, ठीक है, और अगर पॉकेट से पर्स चुरा लिया है तो उसकी सजा अलग है, ठीक है। तो गाइज हमारा टॉपिक थेफ्ट का जो है कवर हो जाता है। अब आगे हम शुरू करने वाले हैं एक्सटॉर्शन को। एक्सटॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा गौर से सुनना उसको, ठीक है। हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं थेफ्ट के, हमने 380 पढ़ लिया, 381 पढ़ लिया, 379 पढ़ लिया, 382 पढ़ लिया, 378 पढ़ लिया, 378 से लेकर 382 तक हमारा कवर हो चुका है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सटॉर्शन के साथ।